हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, अगर नहीं चल रही है तो बेटा पढ़ाई कर लो, सिर्फ 1 से 2 महीने रह गए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अपने स्टडीज़ के लिए केयरफुल होना पड़ेगा। हम पढ़ रहे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आज हमको इसमें पढ़ना है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड वी विल ट्राई कि इसको आज ही इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है? पहले आप यहां से स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात आज नहीं मानूंगा, हर बार नहीं मानता हूं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम सबसे पहले देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। करेक्ट, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भैया हमको ये चीज़ें कवर करनी थी। ऐसे ही हम पढ़ते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा हम ऐसे ही करते हैं। एक बार हमको ओवरव्यू मिल जाए, एक ऊपर से पता लग जाए क्या क्या पढ़ना है, देन एक एक करके हम डिटेल में अंदर जाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, फिर फीचर्स देखेंगे, फिर क्लास ऑफ कंपनी मतलब कितने टाइप की कंपनीज होती हैं ये देखेंगे। फिर इसके बाद हमको इसके एडवांटेजेस देखने हैं, फिर लिमिटेशंस देखनी है, और साथ के साथ कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है वो हमको देखना है। करेक्ट, अब स्टार्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग से। देखो दोस्तों, जो अभी तक हमने पढ़ा ना, अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, उन सब में जो भी हमारे डिसएडवांटेजेस थे ना, उनको दूर करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनी। वहाँ पे सर हमारी क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे? पहली चीज़ थी कि अगर हमारा ओनर मर गया तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। करेक्ट सर, हमारी कैपिटल भी ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बस एक ही बंदा लगा रहा था, पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम 50 लगा रहे थे, और जॉइंट हिंदू फैमिली भी थी तो मेन वो करता था, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो बाकी सब में बढ़ती थी। ठीक है, अब बात आती है सर कंपनी में। कंपनी में आप कितना भी पैसा मंगवा सकते हो, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक इशू तक कर सकते हो आप। करेक्ट, तो वो एडवांटेज गया। कंपनी आपको पता है एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जहाँ पे इसका कोई एंड नहीं है। अगर मान लो पर्सन मर गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गए, फिर भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी जो बंद होती है वो बाय लॉ बंद होती है, और स्टार्ट भी होती है बाय लॉ। वो हम सारा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो वो भी हमारा डिसएडवांटेज हट गया। सर फिर तो आपने कहा था कि हम कंपनी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। हाँ, कंपनी के एडवांटेजेस पढ़ने के बाद हमको डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं। सर इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न इसलिए है, जब हमारे सारे इतने सारे बेनिफिट हमको मिल रहे हैं कि कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी, हम कितना भी पैसा मंगवा सकते हैं। ठीक है, और अभी आप आगे चल के बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देखोगे कंपनी के, तो इसके ऊपर एक कंट्रोल बनाने के लिए कि भैया ऐसे इतना सब, इतनी अनलिमिटेड पावर मिल रही है, कोई थाइनोस ना बन जाए। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे कंट्रोल लगाए गए हैं। जैसे कंपनी को रेगुलर फाइलिंग करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग बैठानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग कुछ इंटरवल्स पे रखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कहाँ? आगे चल के, मतलब जैसे आप सेमेस्टर सेकंड में आओगे और आगे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, आज हमको क्या देखना है? कंपनी और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस आपको पता लग गया क्यों है, क्योंकि हमको जो भी सारे डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पे आके हमारे एडवांटेजेस बन जाएंगे। डिसएडवांटेजेस कहाँ पे? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली में। और इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आधे एडवांटेजेस तो आप ऑलरेडी रन कर चुके हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग आप समझ गए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक तरीके से एक एंटिटी है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो क्रिएट होती है बाय लॉ। ठीक है, उसको जो बर्थ मिलता है बाय लॉ मिलता है। प्रॉपर उसके फॉर्म फाइल होते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ठीक है, उसको प्रमोटर हमारे देखते हैं। अब हम सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कैपिटल। मतलब कि कुछ लोग इधर से आए, कुछ लोग इधर से आए, और साथ में क्या लेके आए? कैपिटल को। डिवाइडेड इनटू शेयर, मतलब जो उनके पास कैपिटल आई ना, उसको कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब 1 लाख रुपए आए तो उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स में, राइट। और वो नंबर ऑफ शेयर्स को हमने बांट दिया। अगर आपको ये कुछ मक्खी वक्की दिख रही हो तो इसको इग्नोर करना है। मैं भाग नहीं रहा, मैं क्या करूँ इसका बताओ। ठीक है, ये भी जिद दी आप लोगों की तरह।
लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग ए लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग ए कॉमन सील। तो यहाँ पे 4 से 5 हमारे कीवर्ड से 2 आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रहे होगे। चिंता मत करो, जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म हो गए 4-5 कीवर्ड आपको लर्न हो जाएंगे। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे ये है। विद कैपिटल, मतलब वो कुछ कैपिटल लेके आ रहे हैं, मतलब कि जब भी आपने देखा होगा ना कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये, कुछ ना कुछ कैपिटल के साथ स्टार्ट होती है। वो कैपिटल किसकी होती है? जो लोग आए हैं वो। उसके बाद हमारी उनकी होती है लाइबिलिटी लिमिटेड। वहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्या होती थी पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड, कि घर का भी हमको बेच के देना पड़ जाएगा क्रेडिटर्स को। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितना पैसा लगा रहे हो उतनी तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, उससे ज़्यादा आपसे कोई मांग नहीं सकता। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको यहाँ नहीं पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है सेमेस्टर 2। जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे होगे तब आप इसको अच्छे से डिटेल में देखोगे। अभी आपको बस पता है क्या समझना है कि हाँ यार, एक कंपनी नाम की भी चीज़ होती है, उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होते हैं, और उसको अब एक तरीके से ओवरव्यू ले लेना है। बेसिकली इतना सब पढ़ने के बाद भी हम ओवरव्यू लेंगे। कंपनी लॉ पूरा हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको इसको एकदम डिग इन नहीं करना है, ऊपर ऊपर से समझना है, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ब्रीफ देते चलूँ ताकि आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। एंड हैविंग ए कॉमन सील। सर ये कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील एक तरीके से आपने को पता है ना, स्टैम्प। स्टैम्प को ही लॉ की भाषा में हम क्या कहते हैं? कॉमन सील। अब देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, वो साइन तो कर नहीं सकती है। अब साइन नहीं कर सकती है तो किसी कोई डॉक्यूमेंट मान लो, उसको हमको कैसे पता लगेगा ये भाई कंपनी की तरफ से अप्रूव है? तो उसमें क्या करेंगे, कंपनी के स्टैंप लगेगी और वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो साइन कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन सील। करेक्ट। तो अभी तक हमने उसकी डेफिनेशन देख ली है, उसको अब अच्छे से बना के लिख सकते हो कि क्या बैकग्राउंड था, क्यों ये हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आया, और फिर उसकी मीनिंग हमने देख लिया कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग ए कॉमन सील। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। अब हमको देखने हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बेसिक पॉइंट है कि जो हमारी कंपनी होती है क्रिएटेड बाय लॉ होती है। आप अपनी मर्जी से चलो आओ भाई हम कंपनी बना ले, ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा कि जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो 2 लोग, और कभी आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो 7 लोग। ठीक है, इतने मिनिमम लोग चाहिए होंगे जो हमारे प्रमोटर्स बनेंगे। ठीक है, जो हमारे साइन करेंगे AOA MOA पे। AOA MOA क्या होता है वो हम थोड़ा बहुत आगे चल के भी देख लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। तो क्रिएटेड बाय लॉ का एक ब्रीफ समझो कि हाँ ये भैया हमारे को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवानी पड़ती है, तभी जाके कंपनी बनती है। हम आपस में बैठ के कोई एग्रीमेंट कर ले तो वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। करेक्ट। और सारी कंपनी की आप जानकारी कहाँ से निकाल सकते हो? MCA से। MCA मैं बोलता रहता हूँ ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी साइट पे जाओ, कंपनी डाटा की साइट पे जाओ, वहाँ पे कंपनी का नाम लिखोगे तो कंपनी को एक सिन अलाउड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप सिन वहाँ पे डाल दोगे, वहाँ से फिर आप कंपनी की सारी डिटेल निकाल सकते हो कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन है। ठीक है, ये विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये कंपनी कब बनी थी, ठीक है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कुछ किसी के बारे में जानना हो तो जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे ताकि आपको एटलीस्ट कोई भी कंपनी के बारे में पूछे ना आपको पता हो अभी से। आगे चल के कंपनी लॉ पढ़ोगे हो तो पढ़ोगे ही। ठीक है, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ये हमारी कंपनी और ये रहे हम हैं बिल्कुल भाई अलग अलग। करेक्ट। हम जैसे हम वहाँ पे हमने सबसे पहले एक एडवांटेज पढ़ा था कहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि एंटिटी और ए पर्सन जो थे वो सेम थे, वन एंड द सेम थिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी अलग है, हमारे जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी वो पैसा लेके आ रहे हैं वो पर्सन्स अलग हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर दोनों को सेम बोल दिया जाता तो जो ये हमारा सबसे मेन एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी का, वो तो चला ही जाता ना। अगर दोनों सेम है तो भैया उससे पैसे लो, उसके फिर उसके पैसे तो पूरे उसको घर से लाने पड़ जाएंगे। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको देखा गया कि भैया कंपनी अलग है और हमारी पर्सन जो इसको चला रहे हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, वो अलग हैं। ठीक है सर। परपेचुअल सक्सेशन, सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी है वो लगातार चलती रहेगी, किसी के
मर जाने से, मतलब मान लो कोई हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई शेयर होल्डर है किसी की डेथ हो जाती है, तो कंपनी बंद नहीं होगी। तभी आपने देखा होगा कोई कंपनी 100 सालों से चल रही है, ब्रिटानिया हो गई, ठीक है, और भी ऐसे टाटा भी काफ़ी टाइम से कंपनी चल रही है, तो मतलब उनका कभी एंड नहीं होगा। वो एक पर्सन आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, ऐसे चलता रहेगा और उसका कभी हमारा एंड नहीं होगा। फिर बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जितना आप कैपिटल लेके आए हो, जितना आपने पैसे लगाया, सिर्फ उतना ही डूबेगा, उससे ज़्यादा आपका 1 रुपया नहीं डूब सकता है। करेक्ट। कॉमन सील। कॉमन सील मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती है, कि एक तरीके से स्टैंप होती है कंपनी की, जिसको हमको डॉक्यूमेंट्स पे लगाना पड़ता है। फिर डाइवोर्स बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। सर ये क्या मतलब है? देखो यहाँ पे थोड़े एक फैंसी वर्ड लिखे गए हैं कि डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जिसकी ओनरशिप होती है ना, वो मैनेजमेंट नहीं करता है। मतलब सर ये समझ में नहीं आया। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कर रहा था? जो पर्सन था वो कर रहा था। पार्टनरशिप में कौन कर रहा था? जो भी पार्टनर्स थे वही मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन कंपनी के केस में ना, जो भी ये जो पर्सन है ये ओनर है, ओनर आकी कंपनी नहीं चलाएगा, वो कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देता है, उसमें से कोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, देन वो कंपनी के डिसीजन लेते हैं और देन कंपनी वर्क करती है। शेयर होल्डर तो भैया सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करता है, और कोई डिसीजन होता है तो वहाँ पे उसका जरूरत पड़ती है। वो अब सारी चीज़ें आगे चल के पढ़ोगे, उसको अभी आपको आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओनर्स एंड मैनेजमेंट अलग कैसे हो गए? सर जो कंपनी चला रहे हैं और जो कंपनी के मालिक हैं वो अलग अलग हैं, इस पॉइंट का हमारा ये मतलब है। करेक्ट। अब बात करते हैं फीचर्स की। सर ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हमारे आपने करेक्टरिस्टिक्स बता दिए, आपने हमको मीनिंग बता दिया। अगर आप मीनिंग ही ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको 6 करेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कैपिटल। कैपिटल से आपको क्या याद रहेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी। हैविंग ए कॉमन सील, ठीक है। फिर डाइवर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको याद रखना है वॉलेंट्री एसोसिएशन विद ऑफ पीपल है, तो यहाँ पे सारे बंदे वहाँ पे कंपनी नहीं चलाएंगे, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे सिर्फ वही चलाएंगे। क्रिएटेड बाय लॉ और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो आपको अगर कंपनी की नाम ही आएगा तो आपको याद रहेंगी, तो ये चीज़ें आपको आराम से याद रहेंगी। और कंपनी कभी बंद नहीं होती, हमारा हो गया परपेचुअल सक्सेशन, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से याद हो जाएंगी। बस 2 बार 3 बार रीडिंग करोगे और थोड़ा जो हमारे नोट्स हैं उनको आप नज़र में मार लोगे ना कि हाँ भैया ये ऐसे 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 है, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नोट्स आपको डाउनलोड करने हो, ऐप पे आप जा सकते हो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो सीधे की ऑफ कॉमर्स सर्च करो और डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फीचर्स, सर सबसे पहली बात आती है फॉर्मेशन। सर ये कंपनी बनती कैसे है? फॉर्मेशन में बताऊँ ना, इसमें आपको 2 मेन पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रमोटर एंड दूसरा है इनकॉर्पोरेशन। सर ये प्रमोटर क्या है? अब देखो जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे डेफिनेशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन विद पीपल। अब करेंगे क्या, यहाँ से 2 लोग आए, यहाँ से 2 लोग आए, यहाँ से 2 लोग आए, ये आपस में मिल गए, ठीक है। यहाँ पे हो गए हमारे टोटल 6 लोग। अब इन 6 लोगों के पास ना क्या होगा, एक बिजनेस प्लान होगा कि हम ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हैं, ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हैं। करेक्ट। तो फिर ये हमारे क्या बनाएंगे, एओए बनाएंगे और एमओए बनाएंगे, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे इनकी कंपनी की पावर लिखी रहती है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें कर सकती है, कंपनी क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकती है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, एंड सो फोर्थ। तो ये एओए एमओए बनाएंगे और वो लेके जाएंगे किसके पास, ये तो हमारे हो गए प्रमोटर्स, और इन 6 पर्सन को ही हम क्या कहते हैं, प्रमोटर, जो कंपनी की स्टार्टिंग करते हैं, जो कंपनी को ढूंढ के लाते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं स्टार्टिंग फेज में कि हाँ भैया हमारा कुछ मोटिव था एंड देन हम आए हैं, तो ये हमारे होते हैं प्रमोटर। अब ये प्रमोटर करेंगे क्या, जो भी इनका एओए एमओए का डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएंगे हमारे रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, एक फीस होती है, फीस हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद इनको एक कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN, सिन जिसे हम कहते हैं, वो मिल जाएगा कि हाँ भैया तुमको अब एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, ठीक है। और वो इनको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा जिसे हम टोकन कहते हैं कि हाँ ये टोकन मिल गया, आपकी कंपनी अब बन चुकी है। तो उस डेट से हमारी कंपनी
बन जाएगी, और इसी को ही हम कहते हैं क्रिएशन बाय लॉ। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट था, करेक्ट। तो फॉर्मेशन आप समझ गए, 2 पॉइंट है इसमें कि पहले तो प्रमोटर आएंगे सीन में, देन वो इसको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद। फाइनेंस आप ऑलरेडी समझ गए कि थोड़ा थोड़ा पैसा सब लेके आते हैं। सारा आपको डेफिनेशन का खेल है यार। डेफिनेशन इतनी बढ़िया से लिखी गई है कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कैपिटल, तो जितना इतना वो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो हमारा फाइनेंस हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई, अगर वो हमारी पब्लिक कंपनी है, अभी हम इस टॉपिक पे आएंगे, तो वो पब्लिक इशू भी कर सकती है और बाकियों से पैसा मंगवा सकती है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल किसका होगा? अब देखो, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, फिर आते हैं हमारे डायरेक्टर्स, देन आते हैं एमडी, एम्प्लॉयज एंड सो एन एंड सो फोर्थ। तो कंट्रोल जो रहता है ना, अल्टीमेट कंट्रोल रहता है हमारा शेयर होल्डर्स के पास। वो चाहें तो एक यूनामिनियस डिसीजन लाके कंपनी के लिए सारे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो रेयरेस्ट होता है। फिर बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर करते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो करते हैं। तो हमारे सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी हमारी मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर, अगर मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं जाके उनका डिसीजन लूंगा क्या कि भैया तुमको ये करना वो करना, अनटिल अनलेस मैं उसके भैया इतने शेयर खरीद लूँ कि हाँ मैं एक अच्छा खासा शेयर होल्डर बन जाऊँ, तब मेरे को इन्वॉल्व भी करा जाएगा, क्या पता मुझे डायरेक्टर की पोस्ट के लिए भी वहाँ पे नॉमिनेट करा जाए, करेक्ट। फिर ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी अनलिमिटेड ड्यूरेशन होती है, जब तक इसको बाय लॉ बंद ना करा जाए ये कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। फिर बात ये आती है टैक्सेशन की। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो कंपनी पे थोड़े ज़्यादा टैक्सेशन डाले गए, क्योंकि कंपनी क्या बड़े लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट इनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनसे पैसा भी ज़्यादा चार्ज करती है। वहीं पे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर्स पे इतनी टैक्सेशन के प्रोविजंस नहीं होते हैं जितने हमारे कंपनी के केस में होते हैं। अब बात आती है क्लास ऑफ कंपनी। सर क्लास ऑफ कंपनी में आपने इधर लिखा हुआ है प्राइवेट एंड पब्लिक। शायद आप में से कुछ लोगों ने ना प्राइवेट पब्लिक के अलावा भी बहुत सारे कंपनी सुन रखे होंगे, तो बेटा ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। मैंने पूरा कंपनी लॉ पढ़ा रखा है। आपके सेमेस्टर सेकंड में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि हमने पूरा डिटेल में ख़त्म करा गया है। इसमें हमारे क्लास ऑफ कंपनी में 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और क्या कहते हैं अपनी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, और साथ के साथ कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब इतनी सारी कंपनी के फॉर्म हमने पढ़े हुए हैं काफ़ी अच्छे से। लेकिन आपको अभी के लिए क्या पढ़ना है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी पढ़ना है और पब्लिक कंपनी पढ़ना है। तो आपसे अभी कोई पूछे कि टाइप ऑफ कंपनी बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 होते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। अब पब्लिक कौन होता है? पब्लिक कोई भी आपसे पूछे पब्लिक कंपनी कौन सी, आपको जवाब पता है क्या देना है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। कितना सिंपल हो गया। और ये मजाक की बात नहीं है, ये आपके लॉ में लिखा हो गया है। लॉ में जब भी किसी डेफिनेशन को बताया जाता है तो लॉ क्या करता है, एक डेफिनेशन बता देता है कि भैया प्राइवेट कंपनी इसे कहते हैं, तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी पब्लिक कंपनी है। लेकिन जब आप इसको डिटेल में जाओगे तो पब्लिक कंपनी के भी कुछ ना कुछ मीनिंग लिखे गए हैं, उसको अलग तरीके से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। प्राइवेट कंपनी होने के लिए आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। ये जो फॉर्मेशन है तो सबका सेम ही होगा, लेकिन 3 पॉइंट होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर, मतलब कि जो आप अभी देखते हो ना शेयर मार्केट में शेयर खरीद लो, शेयर बेच दो, वो सारा काम हमारा प्राइवेट कंपनीज का नहीं हो सकता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है। तो वो अगर हमारे शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस है कि हम खुलेआम उसको बेच नहीं सकते हैं एनएससी पे, बीएससी पे या और किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो हमारी प्राइवेट कंपनी कहला सकती है। लेकिन एक और चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पैसा लाने वाले लोग हैं 200 लोग हैं, ठीक है। फिर बात आती है पब्लिक इशू नॉट अलाउड। यहाँ पे हम लोगों से पैसा खुलेआम नहीं मांग सकते हैं, मतलब कि हम, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनी IRCTC है और अभी LIC का भी पब्लिक इशू आने वाला है, मतलब कि वहाँ पे भी लोगों को अब ऐसा होगा कि लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब हम भी LIC के ओनर बन सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इशू अलाउड नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में, करेक्ट। अब बात आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखते वक्त यही स्टार्ट करना है, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। लेकिन आपको 2-4 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें एक हमारा मिनिमम नंबर, मैंने आपको बताया था, मिनिमम नंबर आपके कम से कम 7 होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारी पब्लिक कंपनी है इस पर जो टैक्स की प्रोविज़न हो गई
और साथ के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की वो और बड़े लेवल पे होती है। ये हमारा पब्लिक इशू भी कर सकती है। इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। साथ के साथ शेयर ट्रांसफ़र में भी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अभी के लिए हमने समझ क्या लिया, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, हमने इसके मीनिंग देख लिया, हमने इसके फीचर्स देख लिए और हमने देख लिए क्लास ऑफ कंपनी मतलब कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं और साथ के साथ कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ तो गाइस अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा दूं और मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैपिटल होती है वो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन देन हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। और गाइज आपको इन सबके नोट्स की टेंशन मत लेनी, प्रॉपर नोट्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। आप ऐप पे जाओ, एक रिक्वेस्ट डाल देना, सर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको उस बैच में जोड़ देंगे और वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। करेक्ट। सेकंड पॉइंट है मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है, जब हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्कोप भी ज़्यादा होगा एक्सपेंशन करने का। डिफ्यूज रिस्क, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको कि जब हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। और साथ के साथ डिफ्यूज वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, जब हमारे मान लो एक बंदा चला रहा है तो सारा रिस्क उसका, जब हमारी कंपनी में मान लो 100 लोग 200 लोग हैं तो सारा हमारा रिस्क जो है डिफ्यूज हो जाएगा, 1% पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। और कंपनी भी बड़े लेवल पे काम कर रही है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यहाँ पे हम अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या उसी को चलाना है, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या जो मेन करता है वही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकें। स्टेबिलिटी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी कभी भी एंड नहीं होगी, कंपनी इसलिए है यहाँ पे हमारा एक और एडवांटेज रहता है स्टेबिलिटी। फिर बात आती है ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस। सर इसका क्या मतलब है, अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा हो तो हमारा एक डिसएडवांटेज था, क्या था वो ये था कि हमारा एक पर्सन ही सभी फील्ड में नॉलेज नहीं रख सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा वही एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है और सबका दिमाग लग रहा है, कोई किसी फील्ड में ज़्यादा है कोई किसी फील्ड में ज़्यादा है, और सब मिलके एक हमको ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस मिल जाएगा हमारे पास, जिससे हम काफ़ी कंपनी को काफ़ी अच्छा चला सकते हैं। सर आप सारी बातें लिंक क्यों कर रहे हो एक दूसरे से ना, हमको दिक्कत हो रही है समझने में। बेटा दिक्कत अभी के लिए हो रही है, आपको थोड़ा माइंड पे जोर पड़ रहा होगा कि यार हमको याद नहीं आ रहा है, सर तो ऐसा बता रहे हैं, हमने रिवाइज नहीं किया। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना तब आपको चीज़ें लिंक होंगी। अब देखो अगर आप चीज़ें लिंक करके पढ़ोगे तो फ़ायदा क्या होगा उससे, कि आपको चीज़ें पहली बात तो कम रिटेन करनी पड़ेंगी, कि आपको हाँ चलो अगर मान लो डिफ्यूज रिस्क की बात करूँ या स्टेबिलिटी की बात करूँ, ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले से लिंक कर दी। अगर मान लो आपको सिर्फ स्टेबिलिटी का पॉइंट याद है ना तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि हाँ यार कंपनी है, कंपनी अगर कभी बंद नहीं होगी तो वो स्टेबल है, प्रोपराइटर बंद हो सकता है तो वो तो भाई फिर हमारा स्टेबल नहीं है। तो ये पॉइंट अपने आप अपनी मर्जी से भी आप बना के लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको लिंक करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत दे रही है तो बता देना मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, मैं इस चीज़ को कम कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हम जितना भी हम कैपिटल लगाएंगे उतना ही हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। टैक्स रिलीफ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे कोई कंपनी काम कर रही है, कोई मान लो बैकवर्ड एरिया में काम कर रही है, उसको अलग टाइप से थोड़े टैक्स रिलीफ मिल जाते हैं। अगर आप आगे चल के आप टैक्सेशन का पूरा सब्जेक्ट खत्म करोगे हमारे साथ मिलके तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं कि हम बैकवर्ड एरिया में खोलते हैं, हमको तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सेमेस्टर सेकेंड या आगे चल के देख लोगे। स्पेशल एडवांटेजेस, इसके अलावा भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते रहते हैं इन कंपैरिजन देन हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर हमारे पार्टनरशिप। सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली चीज़ डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन, आपने देखा था जब पार्टनरशिप बना रहे थे तो सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन कर ले रहे थे आपस में बैठ के एक स्टैम्प पेपर पे। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं भैया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रमोटर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट, अब देखो जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ चला रही है। अब देखो एक पर्सन है वो अपनी फर्म चला रहा है या अपनी कोई एक मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, वो अपने साथ ही तो भैया वो धोखा नहीं करेगा ना, वहाँ पे मैनेजमेंट वही देख रहा है, वो अपने साथ धोखा नहीं करेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर अपने साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है अलग है और जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो अलग है। तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट का एक हमारा रिस्क रहता है। साथ के साथ केयरलेस स्पेकुलेशन, मतलब कि
मैनेजमेंट चलो फ्रॉडलेंट नहीं है, लेकिन केयरलेस हो सकती है कि भैया उतने ध्यान से काम नहीं करिए, सुबह आए शाम को गए, भैया उन्हें क्या मतलब, हमारे को तो भैया अपनी फीस मिल रही है, बात खत्म। डायरेक्टर को डायरेक्टर की सिटिंग फीस मिल जाती है, बहुत है, वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, यहाँ पे क्या मतलब है कि भैया मैं सीनियर हूँ तो मैं ही सारे काम, मेरे नीचे वाला काम करेगा, फिर उसको वाले को क्या रहेगा कि भैया मेरे नीचे वाला काम करेगा, तो जो मेन ऊपर वाला रहता है वो काम ही नहीं करता है। लेकिन पार्टनरशिप होती है तो भैया अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो वो बंदा उठ के खुद कर देता है, ये आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पे तो एक भैया सीनियोरिटी वाला रहता है कि हायरार्की तो यहाँ पे रहती ही रहती है। एक्सेस रेगुलेशन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, जनरल मीटिंग बैठानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़ेगी, वो तो सारे हमको रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। फिर बात आती है मैनेजमेंट वर्सेस शेयर होल्डर्स। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और शेयर होल्डर है ना, इन दोनों के बीच में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके। सर इसका कोई एग्जाम्पल दो तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो शेयर होल्डर बोलेंगे मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट भैया हमको ज़्यादा डिविडेंड बांटो, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उससे हमको डिविडेंड बांट दो। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोलेगी, नहीं भैया नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं, वो हम पैसा अपने पास बचा के रखेंगे, अगर कंपनी को आगे ज़रूरत पड़ती है, कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट तो चाहेगी हम बचा के पैसा रखें आगे के लिए, और शेयर होल्डर चाहेंगे नहीं भैया बचाओ मत, ये हमारी पॉकेट्स में आन दो, हमको डिविडेंड दे दो। तो यहाँ पे कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा वेस्ट एसोसिएट विद द इनडायरेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर हमारा फिक्स नहीं कर रखा कि कौन हमारी सारी डिसीजन लेगा, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी किसी की चल रही है किसी की नहीं चल रही है। तो अगर ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे तो हमारा वेस्ट वहाँ पे हो जाएगा, टाइम का, रिसोर्सेज का, बाकी सब चीज़ों का। तो ये थे हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। सर हमारे को ना बोर्ड पे एक चीज़ लिखी नहीं दिख रही है, जो आपने टॉपिक बताया था पार्टनरशिप और हमारे कंपनी के बीच में डिफरेंस। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पीछे से लिंक चलता आया हूँ, तो वो आपको हो गया आपका होमवर्क। आपको एक बार रीडिंग देनी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे नोट्स में उसकी पूरी अच्छे से पॉइंटर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो वो पॉइंट देख लो और सोचो मन में, हाँ उस पर आप कुछ लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे तो वेल एंड गुड है, आगे बढ़ जाओ। एक बार रीडिंग ले लेना स्टडी मटेरियल से, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो गाइज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। तो इसमें हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। इसका हमको मीनिंग पढ़ना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत क्या पड़ी वो पढ़ना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया कैसी है और उसकी स्लो ग्रोथ क्यों है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, अचीवमेंट पढ़नी है, साथ के साथ टाइप्स पढ़ने हैं, और उसके बाद कोऑपरेटिव वर्सेस कंपनी का डिफरेंस देखना है। तभी मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि एक एक टॉपिक इतने इसके बड़े हैं कि हम इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वी विल ट्राई कि इस चैप्टर को हम आज ही ख़त्म करें, चाहे वीडियो थोड़ी सी लेंथ लंबी हो जाए, आप थोड़ा आराम से समय लेके देख लेना, 40-50 मिनट से अंदर रखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर इसका मीनिंग क्या है? देखो अभी तक हमने क्या देखा कि यार कंपनी बनी, उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, पार्टनरशिप भी प्रॉफिट के लिए बन रही है कि भैया पैसा अर्न करके भैया हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, सेम है सोल प्रोप्राइटर की भैया अपना घर का खर्चा निकलता रहे। लेकिन सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, इसको आप एक तरीके से एनजीओ की तरह भी ले सकते हो, लेकिन आप पूरी तरीके से इसको एनजीओ नहीं बोल सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो मान लो प्रोड्यूस करने की हो, चाहे वो कंज्यूम करने की हो, चाहे वो मार्केटिंग करने की हो, या सो एंड सो फोर्थ। तो वहाँ पे लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। यहाँ का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, यहाँ पे होता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले ना माइंड में एक इमेज बना लो। सोसाइटी कमेटी पता है आपको, जैसे कि अगर मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी करके एक कमेटी या एक तरीके से छोटी सी एक वहाँ पे कुछ मेंबर्स बने होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं पूरी बिल्डिंग के बारे में कि क्या मेंटेनेंस रहेगी, इस बार का खर्चा क्या होगा, इस बार कोई फेस्टिवल हमको सेलिब्रेट करना है तो कैसे करना है। उसको ध्यान में रखो कि वहाँ पे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वहाँ पे होता है कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए सब कुछ अच्छे से चलता रहे, उसको आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरत क्यों पड़ी भैया, देखो अगर कंपनी काम करेगी, सब कोई करेगा ना, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको हम एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, मतलब कि बिल्कुल बुरी तरीके से यूज़ करते हैं और अपना प्रॉफिट के लिए हम सोचते हैं। सिंपल सी बात तो हमारी ये रहती है। तो ज़रूरत इसकी हमको इसलिए ही पड़ी कि अगर हमारे
जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और जो बाकी लोग बचे हुए हैं सोसाइटी में, क्योंकि भाई सब लोग तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूमर एंड पे भी तो हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हैं यार, वो दो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग ऐसी कंपनीज और वो सब नहीं बना सकते ना, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो उसके आपको अलग एडवांटेजेस गवर्नमेंट से मिलेंगे। सो मीनिंग एंड वाई हमने देख लिया है, ये एक तरीके से कॉमन ही था, इसमें आप आराम से दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आपका है वॉलंटरी एसोसिएशन। मैंने आपको बताया कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों का, यहाँ पे यहाँ पे लोग मिलके आते हैं। सर वॉलंटरी एसोसिएशन तो हम कंपनी में भी था, लेकिन वहाँ पे विद सर्टेन कैपिटल आते हैं, वहाँ पे कॉमन सील होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन है किसके लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए। इक्वल वोटिंग राइट, यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या रहता है कि सोसाइटी की जो हमारी वो होती है उसमें आपने देखा होगा ना, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आप सिंपल इसको गोकुल धाम की सोसाइटी की तरह ले लो। वहाँ पे जब सारे बोलते हैं ना मेंबर्स होते हैं, कि भीड़े हो गया, हमारा जेठालाल हो गया, तो सबका एक एक वोटिंग राइट होता है। वहाँ पे ये नहीं है कि किसी ने ऐसे जेठालाल ने 2 घर ले रखे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे उसको भी 2 वोटिंग राइट मिलेंगे, वहाँ पे उसको एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। सेम ऐसे ही होता है कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं सबको प्रॉपर एक वोटिंग राइट दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे। मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक, वहाँ पे मैनेजमेंट की चलेगी, क्योंकि जो भी ऐसे सोसाइटी या जो भी हमारी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके मेंबर आसपास रहते हैं, अलग अलग मतलब दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में नहीं रहते हैं। और अगर मान लो सोसाइटी है तो सोसाइटी में ही रहेंगे, तो वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है, वही हमारी डेमोक्रेटिक होती है। वहाँ पे और कोई बाहर का हमारा कोई पर्सन नहीं आ सकता है। जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर हमारा वो भी बन सकता है जो कंपनी का ओनर ना हो, उसके पास कंपनी का एक भी शेयर ना हो, फिर भी वो डायरेक्टर बन सकता है, वो कंपनी को संभाल सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। मोटिव क्या होता है, सर्व मेंबर्स, मतलब कि भैया अगर हमारी गोकुल धाम की सोसाइटी तो वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि कैसे हेल्प हो सके, कैसे क्या चीज़ें हो सके, कोई अगर फंक्शन करना है तो कैसे फंक्शन करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसको किसी एक चीज़ से रिलेट कर लो और उसको ऐसे रिलेट करो कि सारे पॉइंट उसी से हमारे टिक हो जाएं, ठीक है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। फिर ट्रेडिंग कैश बेसिस, वहाँ पे हमारा क्रेडिट पे नहीं चलता है। आप देखो जेठालाल आके ये नहीं कहता कि भैया हमारा भी उधार रख लो, वहाँ पे क्या होता है हर महीने हमको कुछ पेमेंट कर दी जाती है सोसाइटी के केस में और उससे सारा खर्चा होता है। तो जो भी होता है हमारा कैश बेसिस पे होता है, वहाँ पे उधारी या क्रेडिटर्स या डेटर्स वाला सिस्टम हमारा वहाँ पे नहीं रहता है, चाहे वो एक सोसाइटी हो चाहे वो दूसरी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कहीं ऐसा ही चलता है। फिर स्टेट कंट्रोल रेगुलेशन, और इस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ना हमारे सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए जिनकी एज 18 से ऊपर हो, तब वो जाके रजिस्टर्ड हो पाएगी। साथ के साथ उनको बाई लॉज और सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, तो वो उसके ऊपर है, अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो उस पर हमारे स्टेट कंट्रोल रेगुलेशन जो सोसाइटी एक्ट है वो सारा एप्लीकेबल होगा, देन उस पर सारे रेगुलेशन और वो सब उसको फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। ये हमारे 6 पॉइंट थे, इसमें आप एक बार स्टडी मटेरियल से रीडिंग लोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। इस पॉइंट पे कॉर्पोरेशन इन इंडिया हम अभी आएंगे, उससे पहले हम खत्म करते हैं टाइप, ठीक है। सर टाइप मतलब कि जैसे हमने कंपनीज के टाइप पढ़े थे ना, प्राइवेट, पब्लिक और बाकी सब भी मैंने बोला था आपको कि आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ पे क्या होता है कि ये वो लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चर्स करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे इनका मोटिव ये नहीं होता कि हम कम से कम कॉस्ट में एकदम अच्छी प्रोडक्ट बनाएं और उसको बहुत अच्छे दामों पे बेचें ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे इनका मोटिव होता है कि बस हमारा इतना प्रॉफिट हो कि हमारे अपने जो आपस के सब कुछ इंटरेस्ट है वो चलता रहे, और जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना वो हमारी सोसाइटी के लोगों के आसपास रहे। वो कंपनी बना के लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टनरशिप बना के लोग बैठे हुए हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनके पास ना जाए, बिकॉज ये सारा जो भी प्रॉफिट है वो हमारा दोबारा कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट बनाने में, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा थोड़ा ये अपने पास रखेंगे जो भी जरूरी है, और बाकी हमारा आपस में सोसाइटी के लिए ही जाएगा। फिर आता है कंज्यूमर्स, ये तो हो गए बनाने वाले, चलो भैया बना तो लिया। अब देखो कंज्यूमर में भी होता क्या है, कभी कभार होता क्या है कि कंज्यूमर को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे जाते हैं गुड्स, कुछ लोगों को ज़्यादा दे दिए जाते हैं, कुछ लोगों तक पहुँचते नहीं, और कुछ लोगों पे कुछ पहुँचते हैं कुछ नहीं पहुँचते हैं। तो उस केस में कंज्यूमर्स की भी एक सोसाइटी होती है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट बीच में। तो इन्होंने बना लिए, इन्होंने डिवाइड कर दिए। अब आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करता है कि जो प्रोड्यूसर्स ने गुड्स बनाए हैं, ठीक है, उसको कंज्यूमर खरीद पाए,
उसके लिए मार्केट एक जगह दे देता है। मतलब कि आपको यहाँ पे विजिबल है ना, हाँ देखो ये हो गया मार्केट प्लेस। तो प्रोड्यूसर आएंगे यहाँ पे बेचने के लिए और यहाँ से कंज्यूमर आएंगे खरीदने के लिए। अगर मान लो यही चीज़ किसी और की होगी, मतलब कि मान लो किसी पार्टनरशिप की होगी, किसी कंपनी की होगी, तो प्रोड्यूसर सोसाइटी और हमारे क्या कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी का फायदा कि अगर वो एक अच्छे प्लेस पे जाके खरीद ना पाए, मार्केटिंग वाले बीच में बहुत सारा पैसा ले जाए या बहुत सारा प्रॉफिट बना ले, तो मार्केटिंग सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट हमारा बीच में लेकर आए। अब जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर सोसाइटी तो सारी सोसाइटी नीचे भी हो, मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि हमारा मार्केटिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया क्यों। फिर हाउसिंग सोसाइटी, ये भी हमने देख लिया भैया गोकुल धाम वाली, कि वहाँ पे हमारे एक तरीके से हाउसिंग सोसाइटी का मतलब बिल्कुल वही सोसाइटी है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, हाउसिंग सोसाइटी का ही एग्जांपल देके पूरा समझाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे हाउसिंग का लेके समझाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी आपने रियल लाइफ में देखी हुई है, रियल लाइफ में नहीं तो कम से कम आपने टीवी पे तो पक्का देखी हुई है। फिर बात ये आती है फार्मिंग की। फार्मिंग सोसाइटी वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, कि कोई भी अगर मान लो कुछ बेचने जा रहा है तो उसके प्रॉपर उसका देखें कि हाँ उसको कम दामों पे कोई ना खरीद ले, और उसको काफ़ी देख रेख यहाँ पे करी जाती है। तो ये हमारे 5 टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं जो हमारे चार्ट्स हैं, उसमें 2-2, 4-4, 5-5 लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आप उनको भी पढ़ लोगे और एग्जाम में अपनी मर्जी से लिखाओगे उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपका काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए और ये क्यों बनी है वो आपको पता होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आप लिख के खुद आ सकते हो। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस कंपनीज। सर इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले आइडियोलॉजी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमारी कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है। आइडियोलॉजी का डिफरेंस है कि कंपनी चाहती है प्रॉफिट कमाना और कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए। कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन करता है? मैनेजमेंट करती है, सारा का सारा जो उसके मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारा कंपनी के केस में कौन करता है? जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर चूज करते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो हमारा करते हैं कंट्रोल। यहाँ पे मैनेजमेंट और जो ओनर्स होते हैं उनके बीच में डाइवर्स होता है कंपनी के केस में, लेकिन हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं है। और साथ के साथ स्पेशल इंसेंटिव्स, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है स्पेशल इंसेंटिव भी मिलते हैं, लेकिन हमारे जो कंपनी होती है उसको नहीं मिलते हैं। और इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, वो आप सेल्फ रीड करोगे वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो गया होमवर्क। अब इसके बाद हमको पढ़ने थे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अचीवमेंट ऑफ कंपनी। ये एक पेज के टोटल मतलब 2 पेज के पॉइंट हैं। तो आपको आज 3 होमवर्क मिले हैं, एक ये और एक ये तो मैं इसको होमवर्क मानूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 लाइन का है, वो आपको बस सेल्फ रीड करना है। वो इतना सिंपल है, उसको अगर पढ़ोगे आप समझ जाओगे। इसको फालतू में वीडियो को लंबा करके कुछ फायदा नहीं है। तो आपका मेन होमवर्क है एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अचीवमेंट ऑफ कंपनी। और गाइज याद रखना, जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसका ये मतलब नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उतना ही है। तो आपको पढ़ना है, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम आपको क्लियर कर देंगे ऐप पे ही, या कमेंट सेक्शन में पूछोगे, कमेंट सेक्शन में हम क्लियर कर देंगे। सर पढ़े कहाँ से? हमारे पास तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जाके आप रीडिंग दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके आज बेसिकली 3 होमवर्क हो गए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अचीवमेंट ऑफ कंपनी, और एक मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक होमवर्क दिया था, वो आपका होमवर्क हो गया। अभी एक हमारा और टॉपिक रह रहा है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होगा। बहुत लंबा है, लेकिन मुझे पता है आप नोट से देखोगे तो 7 से 8 पेजों में नोट्स में हमने पूरा चैप्टर, जो हमारा कम से कम 2 से 3 से 4 घंटे का था, वो हमने पूरा चैप्टर सिर्फ 8 पेजेस में निपटा दिया है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाँ तो गाइस हमारा लास्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब कि हमने इतने फॉर्म ऑफ बिजनेस देख लिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप देख लिया हमने, एंड देन जॉइंट हिंदू फैमिली, देन कंपनी की देख लिया, फिर उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लिया। तो अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हम भैया कौन सा बिजनेस करें? इतने सारे हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ लिए, तो हमको कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए अपने बेनिफिट के लिए? आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि हमको इसमें फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमको चूज़ करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि चॉइस ऑफ फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा कोई फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे अपना भैया बिजनेस खोला और चालू कर दिया। कंपनी के केस में हमको जाके रजिस्टर करवाना पड़ रहा था। ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, आप कैसे चाहते हो मतलब कैपिटल रेज करने के लिए? पार्टनरशिप में लोगों को इकट्ठा करो, उनसे कैपिटल मांगो और देन स्टार्ट कर दो, या कंपनी बना के और बड़े लेवल पे इसको आप करना चाहते हो? तो हमारा ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल हमारा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब देखो आप स्टार्ट करते हो, आप स्टार्ट तो कर देते हो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बाद में कि यार हमने बिजनेस तो खोल दिया लेकिन अब हमको कैपिटल की ज़रूरत है, अब क्या करें। तो तब आपको स्टार्टिंग में सोच के चलना है कि भी अगर हम ये वाले सारे पॉइंट हम अपने कंसीडर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने में, अगर मान लो आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको कौन सा करना है। मान लो आपको लोगों को हेल्प करनी है तो आप कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोल लोगे, करेक्ट। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप आपको लिक्विडेट करनी है, मतलब कि ज़्यादा लोगों के हाथ में डालनी है, खुद ही करनी है। कंट्रोल आपको ज़्यादा लोगों के हाथ में डालना है कि खुद ही करना है, खुद करना है तो पार्टनरशिप बना के सिर्फ 2-3 लोग आ जाओ, सिर्फ अकेले करना तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, बड़े लेवल पे लेके जाना तो कंपनी बनाओ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी कि डिसीजन कौन लेगा, जैसे कि अगर मान लो सोल पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में तो सिर्फ पार्टनर डिसीजन लेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ आप डिसीजन लोगे। और मान लो अगर वो कंपनी है स्टेक होल्डर नहीं लेंगे, उसमें हम कौन लेगा, जो हमारे मैनेजमेंट में है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो हमारे डिसीजन लेंगे। टैक्स हमारा कंपनी के केस में ज़्यादा होता है, अगर हमारे पार्टनरशिप है या इंडिविजुअल है तो उसके केस में हमारा टैक्स जो है हमारा कम रहता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी हमारे सोसाइटी के केस में और हमारे इंडिविजुअल जो होता है उसके केस में काफ़ी कम होती है, कंपनी के केस में ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि मान लो अभी हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं उसको हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी कोई परचून की दुकान है जन, हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम उसको डेयरी प्रोडक्ट उसमें बेचें, तो कितनी जल्दी हम उसको फ्लेक्सिबली उसको हम अपना पाएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है हमारे ऑपरेशंस में। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको कोई अपना फॉर्म बिजनेस चूज करना है कुछ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जो भी नोट्स हैं आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप नोट्स प्रिंट करवा के अपने पास रखो। जो भी पॉइंट आपको पढ़ते वक्त लगता है नहीं यार ये पॉइंट मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो उस पॉइंट के आगे अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के रख लो, ताकि जब आप रिवीजन करो आपको एक झटके में 7-8 पेजेस जो भी हैं उसको आप पढ़ लो। बिकॉज अगर आप मटेरियल से पढ़ने जाओगे 40 से 45 पेजेस का चैप्टर है, मैंने आपको सिर्फ 8 पेजेस में वो भी एक फ्लो चार्ट फॉर्म में दे दिया है, जिससे आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारा एक ही चैप्टर था, वो खत्म हो गया। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 2 यूनिट और है हमारी। वी विल ट्राई जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो, ताकि आपके जो मार्च या जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो हम उससे काफ़ी पहले हम आपका सिलेबस खत्म करवा पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया हो और आपको ऐप पे भी चलाने में, हमसे डाउट पूछने में काफ़ी मज़ा आ रहा हो। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।